आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द वन दैट हाउ इंडस्ट्रीज, यानी कि इंडस्ट्रीज हमारे यहाँ पर डोंट एनविसेज की इंडस्ट्री का मतलब होता है बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज। यहाँ पर इंडस्ट्रीज मीन्स घर के अंदर छोटी छोटी मील, छोटे छोटे मिल्स, लाइक आपका ग्राइंडिंग का है, उसको कर सकते हैं। देन एज आई सेड, पोटैटोज एंड जो अनियंस हैं, टोमेटोज हैं, एट वन टाइम दे आर वेरी कॉस्टली, लेकिन ऐसा भी टाइम होता है जब ये इतने सस्ते होते हैं, एंड फॉर द फार्मर्स इट इज हार्डली समथिंग। हमारे लिए इतना महंगा है, लेकिन फार्मर्स के लिए नहीं होता, वो तो बेचारे दे सेल इट आउट एट थ्रो अवे प्राइजेस। तो जब तक आपका प्राइस थोड़ा अच्छा हो रहा है, इफ दे फार्मर्स आर एबल टू स्टोर देम, नहीं तो वो सड़ जाएंगे, तो देन ऑल्सो इट कैन बी देयर। It is also possible to set up industries that process vegetables and agricultural produce like potato, sweet potato, rice, wheat, tomato, which can be sold in outside market. यानी कि ऐसे छोटी छोटी इंडस्ट्रीज जो है, अगर हम सेट करते हैं इन द रूरल और सेमी रूरल, तो आपका एम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो सकती है। Do you know that in India about 60% of the population belongs to 5 to 29%? मतलब आप सोचो, जो पॉपुलेशन है उसमें 60% पीपल जो है दे आर यंग, और उनमें से सिर्फ 51% पीपल आर अटेंडिंग द स्कूल्स। The rest, and particularly those aged less than 18 years, may be at home, or they may be working as a child labor. If these children are to attend school, अगर हम इनके लिए स्कूल बना दें, तो स्कूल बनाने के साथ क्या होगा, स्कूल में टीचर्स होंगे, प्रिंसिपल होंगी, आया आंटी होगी, पियोन होगा। स्कूल बनाने के लिए आपको लेबर्स की जरूरत पड़ेगी, यानी कि कितने सारे एम्प्लॉयमेंट आपका जनरेट होगा। A study conducted by Planning Commission, now known as नीति आयोग, ये 1 मार्कर क्वेश्चन है आपके पेपर का कि प्लानिंग कमीशन का नया नाम क्या है। यू कैन ऑल्सो स्क्रॉल डाउन द वेब, दैट इज नीति आयोग। नीति आयोग इसका नया नाम है। तो 20 लाख आप जो है जॉब्स प्रोवाइड कर सकते हो ओनली विथ एजुकेशन सेक्टर, क्योंकि एजुकेशन का मतलब है स्कूल्स ऑल ओवर। स्कूल्स के साथ आपको कॉलेजेस चाहिए होंगे, जरूरी नहीं है कि हर बच्चा कॉलेज जाता है, it's not necessary, because some of the children do not like to study further, some of the students do not want to study further, some of the parents are not able to make their children study further, क्योंकि आपकी एजुकेशन का मतलब ये तो है नहीं ना कि एवरीवन इज गेटिंग इनटू अ गवर्नमेंट कॉलेज। अब प्राइवेट कॉलेजेस की तो फीस जो है वो क्रोर्स में है। तो देन मेनी ऑफ द चिल्ड्रन दे गो फॉर वोकेशनल कोर्सेज, ऐसे बड़े सारे बच्चे होते हैं। आई हैड वन चाइल्ड, बहुत अच्छा सा एक बच्चा था, हिमांशु करके था दैट बॉय। दे हैड सम फैमिली प्रॉब्लम, तो द मदर वाज वर्किंग इन समवन्स होम एंड सम, मतलब वो बेचारी जो थी शी वाज वर्किंग, तो उनके मतलब मम्मी और पापा में डिवोर्स था, तो एक बच्चा पापा के पास रहता था, दूसरा मम्मी के पास। तो जो मम्मी के पास रहता था ना, दैट बॉय वाज वेरी इंटेलिजेंट, वेरी वेरी इंटेलिजेंट, but unfortunately the boy was not able to study further. Then he was हमारे इंस्टीट्यूट में था, तो वो he was in 12th standard, तो इंग्लिश एंड बीएसटी पढ़ता था। Then I told him to apply for the world skill यूनिवर्सिटी। वर्ल्ड स्किल सेंटर इज आपका, पहले हम इनको आईटीआईज बोलते थे, वहां आपके स्किल बेस्ड, जैसे आपके होटल मैनेजमेंट, देन आपके मतलब देर आर सम स्किल बेस्ड कोर्सेज, उसने वो किया एंड राइट नाउ ही इज वर्किंग इन अ होटल। तो देर आर सो मेनी थिंग्स दैट गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड, लेकिन वो प्रोवाइड करेंगे तभी हम भी उसका फायदा उठा सकते हैं। Similarly, if we are to improve the health situation, we need more doctors, nurses, health workers, and that too in the rural areas. So, अगर हॉस्पिटल्स बनते हैं, सबसे पहले तो बनाना पड़ेगा मेडिकल कॉलेजेस। नो डाउट इस साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इंक्रीज द नंबर ऑफ कॉलेजेस टू मतलब गुड नंबर। स्टिल जितने हमारे एक साल में अराउंड 2.5 लाख स्टूडेंट्स गिव एग्जाम्स। I'm talking about those who are from the science field, और उनमें से हमारे पास 800
या 1000 जो है मेडिकल कॉलेजेस हैं, इमेजिन। और हर कॉलेज में जो सीट होता है वो होता है सिर्फ 100। अंडर ग्रेजुएट में 100 होता है, पोस्ट ग्रेजुएट में 3 होते हैं। ओवरऑल अंडर ग्रेजुएट अगर आप हो, यानी कि ग्रेजुएशन करना, तो आपके पास 100 सीट्स होते हैं एक कॉलेज के अंदर। उसके अंदर से आपका 50% रिजर्वेशन होता है, 15% आपका दूसरा कुछ होता है, ऐसे। एंड इन पोस्ट ग्रेजुएशन देर आर ओनली, मतलब अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन करते हो, मींस इफ यू वांट टू गो बिकम अ कार्डियोलॉजिस्ट, यू वांट टू बिकम अ, तो आपके सिर्फ 3 सीट्स होते हैं। इमेजिन हमें कितने कॉलेजेस की जरूरत है। देन कॉलेजेस के साथ आपको प्रोफेसर्स की जरूरत होगी, प्रोफेसर्स के साथ आपको बिल्डिंग की जरूरत होगी, बिल्डिंग में उसके साथ आपको हॉस्पिटल्स की जरूरत होगी। एंड सिर्फ डॉक्टर्स अकेले तो सब कुछ नहीं कर सकते है ना। वी नीड फार्मासिस्ट, वी नीड डिस्पेंसर्स, वी नीड, मतलब कि जो ग्रेड 4, यानी कि इतने सारे एम्प्लॉयमेंट हैं। एवरी स्टेट और रीजन हैज द पोटेंशियल फॉर इंक्रीजिंग द इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। जैसे टूरिज्म, फॉर एग्जाम्पल इफ यू गो, अब हम अगर इंडिया को लेते हैं, अगर हम इंडिया को लेते हैं ना, तो हमारे लिए टूरिज्म मतलब पता है क्या होता है? ओ टूरिज्म, श्रीनगर, that's tourism. Then Kerala, because that's a God's own country. But we have so many hidden gems. अगर हर स्टेट में हम उनको इम्प्रूव करें टूरिज्म को, तो देन वी कैन हैव लॉट्स ऑफ इनकम। क्योंकि टूरिज्म के साथ वो एरिया तो डेवलप होता है, वहां का क्विजीन, वहां के लोकल क्राफ्टमैन, वहां के वीवर्स, वहां के लोकलाइट, सबको फायदा मिलता है। It could be tourism, regional craft industry, new services like IT. Some of these would require proper planning and support from government. And according to the Planning Commission, सिर्फ tourism से हम 35 lakh employment कर सकते हैं। Imagine. See, you go to Rajasthan, you have so many things there. हमें राजस्थान में वी नो जयपुर, वी नो उदयपुर, वी नो बीकानेर, but every state, every city of Rajasthan has its own value. You go to Punjab, you go to नॉर्थ ईस्ट, ओडिशा, हम लोगों ने इनके बारे में कितना सुना होगा हमने। बट इफ देयर इज प्रॉपर डेवलपमेंट, मैं इसका एक एग्जांपल बताती हूँ। दीज आर ऑल योर एग्जाम रिलेवेंट। थाईलैंड, थाईलैंड जो है, in 1970s to 80s was called as one of the poorest countries in the world, Thailand, Bangkok. And it was more like chori chakari. Today Thailand is one of the, Thailand, Vietnam, Bali, ये तीनों आज जो है बहुत माने हुए। Why? Because they invested more on tourism. उन्होंने सारी कंट्रीज के साथ एमओयू मतलब की साइन किया। एमओयू मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। और उन्होंने जो है वीजा रेस्ट्रिक्शंस ये हटा दिए। जैसे इंडियंस को थाईलैंड में जाने के लिए वीजा की जरूरत नहीं है, आप वहां जाने के बाद वीजा ले सकते हो। यानी कि अगर आपका आज मन करता है, कल सुबह उठो, थाईलैंड की ट्रेन मतलब प्लेन पकड़ो, वहां पहुंचो, आपको वीजा वहीं मिल जाएगा। यू हैव टू कैरी योर पासपोर्ट ऑफ कोर्स। तो दीज काइंड, मतलब उन्होंने इस तरीके से खुद को डेवलप किया, तो वी कैन ऑल्सो प्रोवाइड दोस। राइट नाउ इंडिया इज हैविंग अ गुड एमओयू विद थाईलैंड, दुबई, ब्राजील, इनके साथ है हमारा। स्टिल इन आवर ओन कंट्री ऑल्सो वी नीड टू। आप लोगों का जो लास्ट चैप्टर है इन ज्योग्राफी, उसमें आप पढ़ोगे टूरिज्म के अलग अलग सेक्टर्स। We must realize that some of the suggestions would take a long time to implement. For the short term, मतलब ये सब वो है, एजुकेशन, हेल्थ, इंडस्ट्री, इनको टाइम लगेगा। लेकिन फॉर द शॉर्ट टर्म, द सेंट्रल गवर्नमेंट इन इंडिया, इसको अंडरलाइन कर लेना क्लास 10th, इट इज वन ऑफ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट। Why is, I think this question is there here. First question, why do you think Narega is referred as right to work? India has made a law implementing right to work, मतलब everyone has a right to work, और उसके लिए कुछ ना कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स निकालती है, और एक सबसे बड़ा स्कीम है नरेगा। We had done this in 9th standard also.
And this question is one of the very, very, very important and repeated question. Why is Narega called as right to work? या फिर write a short note on Narega. This is Narega जो है, it was implemented in 2005, and those who want to, those who are able to, those who are in need to, in the rural areas, not in the urban areas, they can register themselves with the local, उनका जो मतलब कि लोग वहां पे जो उनका अपना ग्राम सभा है वहां पर if they register, एंड गवर्नमेंट जो है अगर वो 625 डिस्ट्रिक्ट में से एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो जगह आती है और गवर्नमेंट वहां जो भी प्रोजेक्ट करती है उनमें 100 डेज गारंटेड एम्प्लॉयमेंट मिलती है इन लोगों को। और इसकी जो खासियत वो ये है कि 1/3 ऑफ द जो आपकी एम्प्लॉयमेंट है दैट इज रिजर्व फॉर द विमेन ऑल्सो, एंड इफ द गवर्नमेंट फेल्स टू प्रोवाइड देन they have to give the unemployment allowances। और गवर्नमेंट जो है इसको इंक्रीज करने की कोशिश कर रही है। नॉट ओनली नरेगा, देर आर फुट फॉर प्रोग्राम ऑल्सो। फुट फॉर प्रोग्राम मतलब होता है जिसमें आप काम करते हो बट इंस्टेड ऑफ द मनी you get something like crops or something. So this is how we can generate employment, यानी कि by providing banks, मतलब setting up banks, by providing loan at easy rates, by opening storage and cold storage, by developing transport, by developing industries, and मतलब कि by developing sectors like education, tourism and health। ये आपका एक बहुत important question है which you can expect in your exams, right? तो यहां तक तो हमने पढ़ा क्लास 10 that how the sectors are divided on the basis of the goods they provide, what is the meaning of disguised unemployment, what how can we create employment। अब हम जो पढ़ेंगे वो है डिविजन ऑफ सेक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ द वर्किंग कंडीशन। याद रखना दिस कम्स इन द एग्जाम और उसमें बच्चे प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी लिखकर आ जाते हैं। वर्किंग कंडीशन का मतलब होता है आपको काम करते हुए यू नीड सर्टेन फैसिलिटीज। हम इंसान हैं, वी आर नॉट मशीन्स। हमारे अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं, हम कभी बीमार हो सकते हैं, हमारे कभी घर में फंक्शंस हो सकता है, एंड वी नीड टू बी गिवन सर्टेन प्रिविलेजेस। लेकिन हमारे इंडिया के अंदर, नॉट ओनली इन इंडिया, इन ऑल द कंट्रीज वी हैव टू सेक्टर्स व्हिच इज कॉल्ड एज ऑर्गेनाइज्ड एंड डिसऑर्गेनाइज्ड। अब ये कांता और कमल की जो इफ यू रीड द एग्जाम्पल यू विल फाइंड कांता वर्क्स इन एन ऑफिस। She attends her office from 9:30 to 5, यानी कि रेगुलर टाइमिंग्स है उसकी। सुबह 9:30 जाती है, 5:30 वापस आती है। She gets her salary regularly, उसको हर महीने सैलरी मिल जाती है, एंड प्लस उसको सैलरी के साथ पीएफ as per the rules laid down by the government, she gets medical other allowances, she doesn't go to school office on Sundays, this is a paid holiday। When she joined, she was given an appointment letter stating all terms and conditions। मतलब जो ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है वो रजिस्टर्ड होता है विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दे कम अंडर द मिनिमम वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, एस्टैब्लिशमेंट एक्ट करके आता है। और उनमें जो काम करता है उनकी जो पेमेंट होती है वो रेगुलर होती है। उसमें ऐसा नहीं होता कि आपने 2 दिन की छुट्टी लिया, लो आपकी तनख्वाह कट गई, आपको संडे भी ऑफिस आना है, आपको अभी भी काम करना। नो, when people are what we call as, अगर वो बीमार होते हैं, if they are ill they get paid holidays। उनको 3 तरीके की हॉलीडेज मिलती हैं। अभी आगे मैं ये है क्वेश्चन है मैं इसलिए बता रही हूँ। जैसे ईएल, ईएल होता है अर्नड लीव, यानी कि आप कॉन्टिन्यूसली 10 दिन छुट्टी ले सकते हो, घूमने जा सकते हो। देन आपके सीएल कैजुअल लीव, अचानक से घर में किसी कोई आ गया, अचानक से तबीयत खराब हो गई, अचानक से कुछ प्रॉब्लम थी। देन मेडिकल लीव इन केस ऑफ एनी मेडिकल इमरजेंसी, और इनके लिए पैसे नहीं कटते हैं। देन व्हेन दे आर वर्किंग
से वो 5 साल एक कंपनी में काम करते हैं एंड व्हेन दे लीव दैट कंपनी या रिटायर हो जाते हैं तो उनको रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलते हैं, लाइक दे गेट ग्रेचुटी। ग्रेचुटी होता है एक लमसम अमाउंट, एक लमसम मतलब एक पूरा मोटा अमाउंट, प्लस दे गेट पीएफ। पीएफ एक तरह से एक बैंक अकाउंट होता है, एक तरह से एक बैंक अकाउंट होता है जिसमें हर महीने हमारी सैलरी से भी पैसा कटता है एंड जो कंपनी होती है वो भी देती है। मतलब अगर हमारी सैलरी से 1,000 रुपए कट रहे हैं तो कंपनी 1,000 रुपए अपनी तरफ से देती है और 2,000 रुपए हर महीने पीएफ, पीएफ इज अ गवर्नमेंट अकाउंट, वहां जमा होते हैं। और जब हम नौकरी छोड़ते हैं, रिटायर होते हैं, तो वो जितना अमाउंट हमारा कलेक्टेड होता है अलॉन्ग विद इंटरेस्ट वो भी मिलता है। यानी कि वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइज सेक्टर गिव्स अस ऑल दीज बेनिफिट्स, अभी हम पढ़ेंगे। कमल इज कांता's neighbor. He is a daily wage laborer in a nearby grocery shop. वो सुबह 7:30 जाता है and works till 8. He gets no other allowances. He is not paid for the holidays. He does not work. He has therefore no leave, no paid holiday, nor he was given any formal letter, or he can be asked by his employer to leave anytime. This is the difference between organized and disorganized sector. कांता वर्क्स इन द ऑर्ग, आपके पेपर में जो ये क्वेश्चन है, दिस कम्स एज डिफरेंशिएट बिटवीन, यस एवरी मंथ बेटा, दिस कम्स एज डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्गेनाइज। एवरी मंथ वी गेट द सैलरी एंड द पर्क्स। जो हमारे रिटायरमेंट या फिर जो ग्रेचुटी वगैरह ये तब होता है जब हम नौकरी छोड़ते हैं, बट मेडिकल आपका सीएल आपको एवरी मंथ एक सीएल, देन आपका ईएल 11 days पर ईयर आपको मिलता है एवरी कंपनी। देन देर आर सम कंपनीज जहां आपको मेडिकल फैसिलिटीज, देन आपको बच्चों के पढ़ाने के लिए उसकी फैसिलिटीज, देन यू हैव द फैसिलिटी ऑफ एलटीसी, यानी कि आप कहीं घूमने जाते हो तो यू गेट अ पेड, आपको पूरी पेमेंट मिलती है। कांता वर्क्स इन दी ऑर्गेनाइज सेक्टर्स। आपका पेपर में क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्गेनाइज एंड डिसऑर्गेनाइज सेक्टर। Organized sector covers those enterprises or places of work where the terms of employment are regular and people have assured work. मतलब आप जाते हो ऑफिस, you will get the work. They are registered by the government and follow the rules and regulations. जैसे फैक्ट्री एक्ट, यानी कि अगर आप फैक्ट्री में काम करते हो तो फैक्ट्रीज में जो जो चीजें होनी चाहिए, जैसे 8 घंटे से ज्यादा अगर आप फैक्ट्री में काम करवाओगे आपको ओवर टाइम देना पड़ता है टू द लेबर्स। मिनिमम वेजेस, यानी कि मिनिमम इतनी वेजेस तो आपको लेबर्स को देना ही पड़ेगा। जो हम लेबर्स को देते हैं ना बेटा उसको हम वेजेस बोलते हैं, और जो मतलब कि हम जैसे लोगों को मिलता है उसको हम सैलरी बोलते हैं, याद रखना। वेजेस इज पे टू द लेबर्स एंड सैलरी इज द वन विच वी गेट। मतलब जो एम्प्लॉयज होते हैं ऑफिस में काम करते हैं उसको हम सैलरी बोलते हैं एंड उनको हम वेजेस बोलते हैं। पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी, ग्रेचुटी एज आई सेड इज अ लमसम अमाउंट। शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, यानी कि अगर आप इवन अगर आपका शॉप भी है ना तो भी अगर आपने रजिस्टर कर रखा तो आपके यहाँ जो काम करते हैं यू हैव टू गिव देम सर्टेन फैसिलिटीज। इट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइज्ड बिकॉज it has some formal process and procedures. Some of these people may not be employed by anyone but many work on their own, but they too have to register themselves with the government and follow the rules and regulations. वर्कर्स इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर एंजॉय सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। आप उनको एक दिन में निकाल नहीं सकते हो, देयर इज अ प्रॉपर रूल टू टेक हट। अगर आप एक दिन में निकालते हो ना आपको उन्हें पूरे 1 महीने की सैलरी भी देनी पड़ती है एडवांस में। दिस इज द रूल। ऐसा नहीं है कल से मत आना और हम नहीं दे रहे पैसा, ऐसा नहीं बोल सकते। दे हैव टू गिव देम, अगर बाय चांस बोलते हैं कल से नहीं आना तो उनको 1 मंथ की सैलरी नोटिस देनी पड़ती है। नोटिस नहीं दोगे तो पैसा देना पड़ता है। They are expected to work only for a fixed number. If they work more, they have to pay overtime. जो अभी मैंने बताया, according to the Wages Act, ये 8 घंटे हम काम कर सकते हैं। They also get several other benefits from the employer. What are these? अभी जो मैंने आपको समझाया था, ये वही है। What are these benefits? They get paid leave, as I said.
अगर आप छुट्टी लेते हो तो आपके कोई पैसे नहीं कटते। पेमेंट ड्यूरिंग हॉलीडेज, प्रोविडेंट फंड, पीएफ जो अभी मैंने आपको बताया, मीन्स व्हेन यू रिटायर और व्हेन यू लीव द जॉब, इट्स अ गवर्नमेंट अकाउंट जिसमें पैसे जमा होते हैं, हमारी तरफ से भी होते हैं और कंपनी की तरफ से भी होते हैं। और इसमें फायदा क्या होता है, मान लो कि घर में शादी है, घर में कोई फंक्शन है, आपको लोन चाहिए, आप पीएफ से अपना लोन निकाल सकते। Gratuity, they are supposed to get the medical benefits under the law. The factory manager has to ensure drinking water, safe working and environment, and when they retire, they get pension as well. This is all in the organized sectors. This is not in the disorganized sectors. इन कंट्रास्ट हमारा जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है एंड बहुत सारी छोटी छोटी जो इंडस्ट्रीज हैं, ये सब आपके डिसऑर्गेनाइज में आते हैं। वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज्ड, हम इसको अनऑर्गेनाइज्ड डिसऑर्गेनाइज्ड दोनों बोलते हैं। द it is characterized by small and scattered units which are largely outside the control. There are rules and regulations, but they are not followed. Jobs here are low paid and often not regular. There is no provision for overtime, paid holidays, leave due to sickness, bemar hai bichara. Employment is not secure. People can be asked to leave without any reason. When there is less work, such people during some season, some people may be asked to leave. भाई अभी काम नहीं है, इनको हम लोग जो है इन अवर मतलब कि बीएसटी में हम इनको कैजुअल कॉलर्स बोलते हैं। मतलब इनको जब हमें चाहिए होगा फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड हम उन्हें नौकरी पे रखेंगे, फिर हटा देंगे। हमारे घर की जो मेड सर्वेंट्स होते हैं, दे आर ऑल अनऑर्गेनाइज्ड, they are all disorganized, there is no rules and regulations for them. अभी अभी तो फिर भी the you know some people are starting, but nahi, a lot also depends on the whims of employer whims of employer मतलब उसकी अपनी मर्जी पर। This sector includes a large number of people who are employed on their own doing small jobs, जैसे जो लोग घरों में अपने स्ट्रीट पर कर रहे हैं, कॉबलर, वेजिटेबल वेंडर, रिपेयर शॉप, वो बेचारे कहाँ जाएंगे अगर वो बीमार हो जाते हैं? Who works for them? Who gives them the money? Nobody. Similarly, farmers work on their own and hire laborers as and when they require. So they are all called as the disorganized or unorganized sector. इस वाले पर्टिकुलर इस पूरे कंसेप्ट से एक ही क्वेश्चन आता है, और वो क्वेश्चन कैसे आ सकता है? क्लास 10 इट कैन बी दैट कांता इज वर्किंग इन दिस एंड उसका नाम क्या है, दूसरा एक और नाम है, वो इसमें काम कर रहा है। On the basis of the working condition, distinguish between both of them. या सीधा सीधा क्वेश्चन हो सकता है, डिस्टिंग्विश डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड एंड डिसऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। इसमें से सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, राइट? तो डिसऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, वंस अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग यू, ऑर्गेनाइज सेक्टर्स आपके वो सारे सेक्टर्स होते हैं, ऑल दोज बिग बिग कंपनीज जिनको हम बोलते हैं, जिनमें प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने जरूरी होते हैं, जिनमें आपके रूल्स के अकॉर्डिंग हर एम्प्लॉय को, लाइक फॉर अ वुमेन, लेट अस कम टू द वुमेन पार्ट। वुमेन जो होती हैं, दे हैव लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स, कई बार दे आर दे आर कैरिंग उनका, तो आफ्टर द बर्थ ऑफ देयर चाइल्ड दे आर गिवन द मेटर्निटी लीव। उनको अपने बच्चे की देखभाल करने के लिए 3 महीने की, 6 महीने की, नाउ इट इज आई थिंक 6 मंथ्स, 6 मंथ्स आपकी मेटर्निटी लीव मिलता है, जिसमें वो अपने बच्चे की देखभाल कर सकते हैं, बट एट द सेम टाइम उनकी नौकरी कहीं नहीं जाती, दे कैन रीजॉइन आफ्टर 6 मंथ्स। ऑन द अदर हैंड जो डिसऑर्गेनाइज है, वहां पर तो आपको नौकरी छोड़नी पड़ेगी। there is no proper rules and regulations. In fact, many of the schools, they also follow the disorganized sectors only. मतलब वो there is no proper employment. आप जा रहे हो, there is no proper appointment letter. आप उस स्कूल में काम कर रहे थे, you don't have any proof. When you leave, they don't give you anything. And if these establishments, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो आपके छोटे छोटे कंपनीज हो, छोटी छोटी जगह हो, if they are registered with the government, then they have to follow those rules and regulations. They have to pay the minimum salary or the wages, which is time to time government उसको देता है।
एंड इन द डिसऑर्गेनाइज यू डोंट गेट एनीथिंग. इनफैक्ट सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि जो इनके जॉब्स होते हैं वो भी अनसिक्योर होते हैं, कभी भी उनको नौकरी से निकाल दिया जाता है. तो दिस मीन्स प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिशरी ही जो है, it is divided into organized and disorganized. Many of the shops, many of the farmers, many of the small units, they are all coming under, चाहे वो प्राइमरी के हो, सेकेंडरी को हो या आपके टेरिशरी के हो, they are under organized. Some of them are under disorganized. But अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने MSMED एक्ट निकाला था और उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू give support to all the small units also, जिससे कि वो लोग भी proper rules and regulations को follow करें. So this is the difference between organized and disorganized. In our next class we will be studying कि disorganized sector के अंदर इसका एक और वाला क्वेश्चन आता है, वर्कर्स कैसे एक्सप्लॉइट होते हैं. अभी मैंने आपको बताया जाने की टाइम होता है, आने का कोई टाइम नहीं होता. एंड देन गवर्नमेंट ऐसे कौन कौन से स्टेप्स ले सकती है जिससे ये डिसऑर्गेनाइज सेक्टर्स जो हैं दे आर प्रोटेक्टेड. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, sectors on the basis of private and public. That we would be doing in our next class. That's on Tuesday. Right? So with this, you can log off. Bye for today. Good day.